Hello everyone, this is Law Revision Session 3 for CS Foundation and we are continuing with Law of Contract. पिछले क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि ऑफर, प्रपोजल, कंसिडरेशन, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने उस क्लास में कंप्लीट किया था। हम लोगों ने कहा था कंप्लीट के लिए तो उस क्लास में अप टिल द पॉइंट ऑफ सेक्शन 19, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ठीक, कुछ क्वेश्चंस भी कल के पिछले क्लास में हमने देखे थे, कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में देखे जाएंगे। उसके पहले जो बचे हुए टॉपिक्स हैं टू द पॉइंट ऑफ रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ गिवन इन योर बुक इज मिस्टेक। थोड़ा सा लेंदी दिया है आपकी बुक में, अगर हम इसको फिंगर्स पे काउंट करें तो सिर्फ 4 पॉइंट हमें इसमें याद रखने हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट नंबर 1 इज दैट देयर इज अ मिस्टेक विच कैन बी ऑफ टू टाइप, बायलैटरल और यूनिलैटरल। दोनों ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट, चाहे बायलैटरल मिस्टेक के हों चाहे यूनिलैटरल मिस्टेक के हों, दे बोथ आर ट्रीटेड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अनलेस देयर इज अ मिस्टेक विद रिगार्ड टू समथिंग विच इज वेरी फंडामेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है एंड देयर इज समथिंग विच इज वेरी फंडामेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट और उससे कुछ गलत हुआ है, सो दोज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर पॉसिबली इम्प्लीमेंटेड रादर देन सेइंग दैट वो वॉइड होगा। बाकी बायलैटरल मिस्टेक वाले सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, वॉइड। इसके पीछे रीजन क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। जब दोनों ही लोग मिस्टेक पे हैं विच मीन्स देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड एंड देयरफॉर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ना था वो ये था मिस्टेक विद रिगार्ड टू लॉ एंड मिस्टेक विद रिगार्ड टू फैक्ट। मिस्टेक विद रिगार्ड टू लॉ में 2 पॉइंट थे, मिस्टेक विद रिगार्ड टू इंडियन लॉ, मिस्टेक विद रिगार्ड टू फॉरेन लॉ। अगर इंडियन लॉ के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक हुआ है तो क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? नहीं, वैलिड होगा। क्यों? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन इंडियन लॉ। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैक्सिम भी दिया हुआ है जो याद रखना जरूरी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज इसको नोट कीजिए, मार्क कीजिए, भूलना नहीं है इसको। इग्नोशियर जूरिस नॉन एग्जीक्यूट, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये याद रखना है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिस्टेक विद रिगार्ड टू फॉरेन लॉ, क्या वो वॉइड होगा? नहीं, वो वॉइड होगा, ठीक है, बिकॉज एनी मिस्टेक विद रिगार्ड टू द फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज एन मिस्टेक विद रिगार्ड टू द फैक्ट और एनी मिस्टेक विद रिगार्ड टू द फैक्ट इज वॉइड। क्लियर है? अगेन द मिस्टेक शुड बी बायलैटरल। अगर यूनिलैटरल है तो क्या वॉइड होगी? अनलेस एंड अनटिल इट इज अफेक्टिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब तक वो वॉइड नहीं कहलाएगा, वो वैलिड होगा। एक पार्टी अगर मिस्टेक कर रही है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इन जनरल। क्लियर है यहाँ तक? इसी के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे सब्जेक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि मिस्टेक विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक विद रिगार्ड टू क्वांटिटी, मिस्टेक विद रिगार्ड टू आइडेंटिटी, मिस्टेक विद रिगार्ड टू दी क्वालिटी। ये सभी अगर बायलैटरल है देयर विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिलैटरल में भी। यूनिलैटरल मिस्टेक में जैसे कि पहले बताया गया है, इन जनरल यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स या यूनिलैटरल मिस्टेक्स आर नॉट वॉइड, दे आर वैलिड अनलेस अनटिल, जो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, फंडामेंटल मिस्टेक ऑफ इट्स नेचर। जो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत फंडामेंटल पॉइंट है, अगर वहाँ से मिस्टेक है तो ही हम उसको वॉइड कहेंगे, अदरवाइज वॉइड नहीं कहेंगे। उसके लिए रीज़न भी दिया हुआ है। अगर ये रीजंस अप्लीकेबल हो जाते हैं जैसे कि ब्लाइंडनेस, इलिटरेसी या सिंसिलिटी ऑफ द पर्सन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उन केसेस में हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अगर वो फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को, जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, उसको अफेक्ट कर रहा होगा वो मिस्टेक तो। ठीक है, क्वेश्चन था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बहुत सिंपल सी बात है, व्हेनेवर देयर इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ बायलैटरल फैक्ट। अगर यूनिलैटरल फैक्ट का मिस्टेक हो रहा है इट इज वैलिड। ठीक है, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट पॉइंट हैं, जैसे कि विद रिगार्ड टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो अब जैसे कि एक आप गए हॉर्स खरीदने, ठीक है, वो मरा हुआ था, ना आपको पता है ना दूसरे पार्टी को पता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या होगा? इट विल बी वॉइड। क्लियर है? कोई डाउट? इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पे। लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन सेक्शन 23 भी कहता है, सेक्शन 10 भी कहता है। यहाँ क्या कहा गया है? बहुत सिंपल सी बात कही गई है, योर ऑब्जेक्ट एंड
योर कंसिडरेशन शैल बी लीगल। अगर इलीगल है, अनलॉफुल है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा? इट विल बी वॉइड अगेन। अगर लीगल और लॉफुल और ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है, इट विल बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। क्लियर है ये पॉइंट? इसके अलावा इसमें जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं याद करना जरूरी है, जैसे कि फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब किसी चीज को हम लोग अनलॉफुल कहेंगे, एनीथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। इट इज ऑफ अ सच नेचर इफ परमिटेड इट विल डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इन्वॉल्व एंड इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, द कोर्ट रिगार्डेड इमोरल और अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के भी क्या क्या प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन ग्राउंड्स में फॉल करते हैं, उन्हें हम वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। दे कैन नॉट बी मेड इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। इलस्ट्रेशन सारे देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन वैसे आपके बुक में दिए हुए हैं, ये बेरेक के इलस्ट्रेशन हैं, डिट्टो वहां से कॉपी मतलब इंस्पायर्ड है। तो आप ये कह सकते हो कि इन इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन भी डायरेक्टली फंस सकते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इलीगल एग्रीमेंट पे आते हैं। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? वेयर समथिंग विच इज हैविंग नो लीगल अफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्ट्रैक्ट टू मर्डर, इट इज इलीगल एग्रीमेंट। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। वो इलीगल एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर तो बात ही नहीं पहुंचती है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? फिर आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। इलीगल एग्रीमेंट आर इंटायरली वॉइड, नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय द पार्टी इन एन इलीगल एग्रीमेंट। और इसके अलावा एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है तीसरा वाला, बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिम, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इलीगल एग्रीमेंट में अगर एक पार्टी सिर्फ गलती कर रही है, दूसरी अपनी जगह पे सही थी, तो दे कैन रिकवर द मनी विच दे हैव पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर दोनों ही गलत थे, दे आर इक्वली गिल्टी, तो वहां पे क्या होगा? नो वन कैन रिकवर एनीथिंग इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इसके अलावा बाकी 2 पॉइंट और हैं, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। एक्सेप्शन टू जनरल रूल ऑफ नो रिकवरी ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, इसमें कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? वेयर ट्रांसफर इज डन नॉट अंडर द इक्वल गिल्टी सिचुएशन। तो जहां पे इक्वल गिल्टी दो लोग की नहीं है, वहां पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल किया जा सकता है, वहां पे सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है, वहां पे रिकवरी की जा सकती है द मनी विच इज पेड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो लेट्स से कि आपने कोई इलीगल एग्रीमेंट कर लिया गलती से, जहां पे आपने पैसा पे कर दिया, और अगर सिर्फ आप सही हो, सिर्फ सामने वाला गलत है, तो वहां पे आप पैसा उनसे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 2 और हैं, इसमें एक और है, प्लेंटिफ कैन फ्रेम अ कॉज ऑफ एक्शन इंटायरली डिपेंडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन है विच इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा, वहां पे भी अपना पैसा वापस वो मांग सकता है। और आखिरी पॉइंट है, वेयर द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इलीगल ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन कैरीड आउट एंड द प्लेंटिफ इज ट्रूली एंड जेन्युइनली रिपेटेड। मतलब क्या है? अभी जो सब्सटेंटिव पार्ट था, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी इलीगल एग्रीमेंट का जो सब्सटेंटिव पार्ट था, जो इलीगल पार्ट था, उसको नहीं किया गया अभी तक, और जो प्लेंटिफ है जिसने केस किया हुआ है, वो पैसा दे चुका है और अपने एंड पे इनोसेंट है, तो वो पैसा मांग सकता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे, ये सिर्फ रिवीजन हो रही है, तो क्लियर और अनक्लियर होने की बारी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं। इमोरल एग्रीमेंट, इमोरल एग्रीमेंट में क्या था? व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट विच इज डन ऑन दी इमोरल ग्राउंड्स, उसको भी हम इलीगल मानेंगे और अनइन्फोर्सेबल मानेंगे। क्लियर है? मतलब वॉइड मानेंगे। फिर आता है पब्लिक पॉलिसी वाला। पब्लिक पॉलिसी में 5 अलग अलग एग्रीमेंट्स बताए गए हैं। बेसिकली ये एग्रीमेंट्स अलग अलग सेक्शंस में भी प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पेरेंटल राइट किसी का आप रिस्ट्रेंट कर रहे हो एग्रीमेंट करके, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, वो वॉइड है। दूसरा, किसी की शादी रुकवाने का एग्रीमेंट कर रहे हो। तीसरा, किसी भी तरीके का ब्रोकेज दे रहे हो या फिर पैसे दे रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, ठीक है, मतलब एक तरह से शादी खरीद रहे हो। तीसरा और चौथा, किसी की पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रेंट करने का एग्रीमेंट कर रहे हो। और पांचवा, किसी को भी ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए रिस्ट्रेंट करने का एग्रीमेंट कर रहे हो। ये पांचों एग्रीमेंट क्या होते हैं? अपोजिंग टू दी पब्लिक पॉलिसी। और इन पांचों को क्या कहा गया है? दे आर वॉइड इन दी नेचर। क्लियर है? कोई डाउट? ये सभी एग्रीमेंट है जो वॉइड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं ये लोग, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड कब कब होता है?
सेक्शन 27 बताता है, सेक्शन 27 क्या कहता है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, किस लिए, किसी का बिजनेस रोकने के लिए, लेट्स से आई एम एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद सम पर्सन हु इज सेइंग दैट कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा? नहीं, वो क्या होगा? वॉइड होगा। कहां लिखा है? सेक्शन 27 में लिखा हुआ है। सेक्शन याद करना जरूरी है। नॉर्मली कोई भी टीचर आपसे कहेगा आपके लेवल पे नहीं जरूरी है, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन सेक्शंस पे आएंगे, अगर आने होंगे तो 1-2 क्वेश्चन का रिस्क आप लोग ले सकते हो। मेरा ये सजेशन होता है ऐसे टाइम पे आप विंडो को याद रखो। जैसे कि एक विंडो थी सेक्शन 13 से लेके 19 तक की, जहां पे कंसर्न, फ्री कंसर्न और उसके बाद 5 वॉइडेबल सिचुएशंस की बात कही गई थी। तो इसी तरह ये विंडो याद रखो, 25 से लेकर 30 तक की बात है। इस विंडो में जितने भी एग्रीमेंट हैं वो वॉइड हैं। सो एग्रीमेंट वॉइड कहां लिखा हुआ है? 25 से लेकर 30 तक में। तो आपको अगर लेट्स से किस्मत अच्छी रही और एग्जाम में आपको ऑप्शन सेक्शन 27 के साथ साथ जो अदर 4 ऑप्शन मिले वो दूर दूर के मिल गए, सेक्शन 40, सेक्शन 19, सेक्शन 12, तो आपको याद रहेगा कि भाई 27 में एग्रीमेंट जो वॉइड होते हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार तुक्के इस तरह से भी लगाए जा सकते हैं बाय रिमेंबरिंग दी ब्रैकेट जहां पे वो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह यहां पे एक सजेशन और देना चाहते हैं। बहुत सारे केस लॉज आप लोग को दिख रहे होंगे आपके बुक में, इट में जूम इट लिटिल बिट। हाँ, बहुत सारे केस लॉज। क्या सभी केस लॉ याद करना पॉसिबल है? फैक्ट तो आप सबके देख लोगे, उसका आंसर भी आप जानते हो क्योंकि प्रोविजन आपके सामने है। पॉइंट ये है क्या नाम से क्वेश्चन आ सकता है? यूजली नहीं देता है आपके लेवल पे, बगैर दे दिया तो क्या 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे? 2 नंबर का 1 क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा? यहां पे भी मेरी सजेशन है एक आपको, आप ये काम कर सकते हो इन चीजों को याद करने के लिए, टॉपिक का नाम लिख लो, उसके नीचे केसेस का नाम लिखो और उन केसेस में की इशू क्या था। जैसे कि अगर हम यहां से कोई एक केस पिक करते हैं, लेट्स से निरंजन शंकर की केस को हम पिक करते हैं विच इज गिवन राइट हियर। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ ये याद रखना है ये केस हुआ किस इशू पे था। अगर ये इशू याद रह गया, केस याद रह गया और टॉपिक याद रह गया तो मेरा ब्लाइंड टिक नहीं होगा, मेरा एक कह सकते हो वॉइस या वाइज गेस होगा। वहां पे एकदम तुक्का नहीं लग रहा होगा, कुछ तो सोच समझ के लग रहा होगा। ठीक है, तो एक ये तरीका हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये केस किस चीज पे बेस्ड है? ये केस है नेसेसरी ट्रेनिंग, नहीं फॉर द डैमेज, हाँ, एंड लीव द जॉब एंड जॉइन्स एल्सवेयर। बेसिकली जॉब छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन करने का ये केस है। तो अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल दिखता है आपको इमीडिएटली ये केस याद आ जाएगा। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको यहाँ हेल्प नहीं करेगी, ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जीक्यूटिव में भी हेल्प करेगी जहाँ पे केस मेंशन करना जरूरी होता है। इसके बाद प्रोफेशनल में भी हेल्प करेगी जहाँ बिना केस के तो आंसर ही नहीं माना जाएगा। और अगर कल को चल के आपने एलएलबी किया, लीगल स्टडीज में आए तो वहाँ तो केस का नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या बचा? हाँ, ये तो अच्छी बात है। केस का पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग क्या दे रहे हो? एमसीक्यू। निरंजन शंकर काफी है, आप बिलीव करो वहां पे आपको नामों में नहीं उलझाएगा। तो अगर आपको एक नाम भी याद है काफी है, आपको साइटेशन याद नहीं करनी है, उस केस का एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्या पर्पस था, ये याद नहीं करना है, सिर्फ आखिरी में रिजल्ट क्या है वो याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर किया गया कि वैलिड कहा गया, बस। दिस कुड बी वन वे, मतलब देखो हम ये नहीं कह रहे कि यही करो, दिस कुड बी वन ईजी वे फॉर यू ऑल अगर करना चाहते हो तो, क्योंकि बाय दिस टाइम आप लोगों ने बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम मई में होने थे, जून में होने थे शायद। ठीक है, हो कब रहे हैं? दिसंबर में। तो ऑलरेडी 6 महीना एक्स्ट्रा आपने प्रिपरेशन की होगी कुछ ना कुछ। तो अगर अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस है, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, पर अगर लगता है कि नहीं प्रिपेयर है, शॉर्ट टर्म में कुछ करना है, दिस कुड बी वन वे। ठीक है, आप लॉ में हमेशा याद रखोगे सब कोई, सबसे पहली प्रेफरेंस आपको प्रोविजन याद करने के लिए देनी पड़ेगी। प्रोविजन तैयार है तभी आप केस और सेक्शन नंबर पे आओगे, प्रोविजन ही नहीं तैयार है तो सेक्शन नंबर रटते रह जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कब कब आप किसी का एग्रीमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन द ट्रेड और वो वैलिड होता है? कब कब वैलिड होता है? बेसिकली यहाँ पे 5 अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। सेल ऑफ गुडविल, जब कोई अपना गुडविल बेच रहा होता है उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि भैया देखो ऐसा है कि तुम अपना गुडविल हमें बेच दिए हो तो इस नाम पे तुम काम नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है पार्टनर्स एग्रीमेंट। जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर होता है, पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है, तो उससे एग्रीमेंट हो सकता है कि भाई तुम सिमिलर नेचर का काम कुछ समय तक नहीं करोगे। एक चीज आपको हर पॉइंट में कॉमन मिलेगी, वो होगी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन कहीं पे भी परमानेंट नेचर की नहीं है, ऐसी नहीं है कि तुम जिंदगी में कभी नहीं करोगे। यहां रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतनी कही गई है कि कुछ समय के लिए या कुछ जगह पे आप नहीं करोगे। ठीक है,
इसके अलावा और क्या क्या है, सेक्शन 36(2) और 54 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। खैर यहाँ पे भी सेम बात बताई गई है। आई सीरियसली डोंट नो कि आपकी बुक में क्यों बातों को इतना ज़्यादा घुमा फिरा के देता है। ट्रेड कम्बिनेशन, ट्रेड कम्बिनेशन जब आप कोई क्रिएट कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी आप किसी सामने वाले को बिजनेस करने से कुछ समय के लिए रोक सकते हो। ट्रेड कम्बिनेशन क्या होता है पता है हो? कोई ऐसा होनहार जिसको नहीं पता है? चेहरे पे सबके 12 बज गए। ट्रेड कम्बिनेशन क्या होता है? अरे पीछे वालों सिर उठा लो, ट्रेड कम्बिनेशन क्या होता है? नजरी नहीं मिला रहे हो यार, अभी इतनी बहस कर रहे थे हमसे। Whenever 2 or more companies are coming together to work in a market, वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेट्स से कि वी एज एन कोचिंग गेट टुगेदर विद सम अदर कोचिंग, वी मेक अ कम्बिनेशन कि भाई हम लोग एक साथ बिजनेस करेंगे, तो वी कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट कोचिंग कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन अस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट। अगर कोई पर्सन खुद को बाइंड कर लेता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस बाय विच अ पर्सन बाइंड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट not to take service with anyone else is not restraint of lawful profession। मतलब क्या, सर्विस आप एक आदमी से ही लोगे, उसके लिए अपने आप को, जैसे कि आप लोग के बाइक सर्विसिंग या मोबाइल सर्विसिंग में रहता है कि अगर आपने सर्विस सेंटर के बाहर कहीं सर्विस करवाया, कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली कंपनी क्या कह रही है, आप मेरे ही सर्विस सेंटर से सर्विसिंग कराओ, दैट इज टोटली वैलिड। उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि सामने वाले का बिजनेस आप रोक रहे हो। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं पॉइंट? ठीक है, फिर आता है वेगरिंग एग्रीमेंट। क्या होता है, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो सट्टेबाजी। क्या इसका नेचर है? वॉइड है। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन इंडिया इन एनी मैनर। क्लियर है? वॉइड एग्रीमेंट, ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है वॉइड एग्रीमेंट का, ये फिर से आपका छोटा भाई है, बहुत नालायक है आपकी किताब ये, पूरे बात को फिर से घुमा फिरा के जो हमने ऊपर जितना कुछ पढ़ा है उसकी एक कंटेंट टाइप की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। क्या हमने सेक्शन 11 पढ़ा? यस सर पढ़ा। 20 पढ़ा। 23 पढ़ा, अभी पढ़ा है। 24 कंसिडरेशन वाली लिस्ट पढ़ी थी। कंसिडरेशन इन जनरली नहीं रहता है तो वॉइड होता है विद 3 एक्सेप्शन। 24 में पढ़े थे हम लोग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला। उसके बाद 25 पढ़े हैं। 26 से लेके 30 तक हमने बता दिया एक लिस्ट एग्रीमेंट विच आर वॉइड। 56 क्या है? इम्पॉसिबिलिटी। जो इम्पॉसिबिलिटी होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वहां लग जाता है, नाम याद रखना इस डॉक्ट्राइन का। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लीकेबल हो जाता है ऑन दी इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसके लिए कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, दोज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स, तो उसको भी वॉइड कहा जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में दिया था, इफ यू कैन रिकॉल इट। चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये याद वादे करते होंगे ये लोग। प्लीज, इट इज वॉइड, इट इज नॉट अप्लीकेबल और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, स्पेशली तारों के लिए, क्योंकि तारे तोड़े नहीं जा सकते हैं। इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ गैसियस फॉर्म, सिर्फ हवा है वहां पे और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? हिमांशु तुम तो उदास हो गए, ऐसे कैसे होगा? कोई बात नहीं, कोई नहीं समझेगा इस बात को, जो लॉ पढ़ेगा वही जानेगा। खैर, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, अगेन ये सारी चीजें फिर से बता दी गई हैं। आपका छोटा भाई इतना लायक है, कहता है कि 2 बार हम ही पढ़ाएंगे, रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर से बुक में यही सारी चीजें दी हुई हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग थ्रू दिस इन डिटेल। ठीक है, एक बार ऊपरी देख लेना। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स से कि अगर एक पार्टी ने कोई परफॉर्मेंस कर दी है, अभी इसके बारे में भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है इन द मिस्टेक सेक्शन, कि एक पार्टी ने काम कर दिया, दूसरे ने नहीं किया। ठीक है, तो दूसरी जो पार्टी है, अगर उसको दिख रहा है कि सामने वाले को बेनिफिट हुआ है, तो टू द लिमिट ऑफ बेनिफिट वो अपने लिए भी परफॉर्मेंस करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप लोगों ने कोचिंग में फीस पे कर दी, ठीक है, उसके बाद कोचिंग ही बंद हो गई, टीचर ही नहीं रहा। ऐसा करना मत, बट मान लो नहीं रहा, अब आपके संग क्या प्रॉब्लम होगी? अभी आपके संग प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि भाई टीचर ही नहीं तो पढ़ाएगा कैसे? इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट। बट लेट्स से मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं तो उसको आप मांग सकते हो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? बेसिकली इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ बेनिफिट विच इज डेराइव्ड बाय एनी वन पार्टी, देन द अदर पार्टी टू द एक्सटेंट ऑफ दैट बेनिफिट कैन आस्क फॉर द परफॉर्मेंस। अरे कोचिंग को तो पैसा मिल गया, उनको तो फायदा हो गया, तो जहां तक आपका जितना पैसा है उतने तक के लिए रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है? हाँ मिल सकती है।
ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल को कोई बाहर कार लेके खड़ा रहेगा, ठीक है, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। आगे चलते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो बहुत बेसिक सा अंतर होता है कंटीजेंट और वैगरिंग में। यहाँ पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा जाता है कि एनी काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस कुड हैपन ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट, ठीक है। फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पे हम आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम अपना परफॉर्मेंस करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहते हैं कि आई विल सेल यू माई आईफोन इफ इट कम्स बाय द शिप प्रॉपरली। अब रास्ते में शिप डूब गई, एरोप्लेन क्रैश कर गया, बहुत कुछ हो सकता है। इन ऑल दीज केसेस जब तक ये इवेंट हो नहीं जाता, मतलब वो आईफोन यहाँ आ नहीं जाता है, तब तक उसको हम लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अंतर क्या है वेगरिंग में और कॉन्टीजेंट में? वेगरिंग में हम लोग सट्टा लगा रहे थे ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, यहाँ हम लोग सट्टा नहीं लगा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी हैपन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। क्लियर है? ठीक है। कुछ इसके रूल्स है, इसको आप लोग आई होप आप लोग पढ़े होंगे कि इसको यहाँ पे हम बता दें फिर से। किसी को रूल्स में प्रॉब्लम है? आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम। अगर अपनी मेट लाए हो फटाफट ये रूल्स देख लो। जो नहीं लाया है वो डिस्प्ले पे भी देख सकता है। सिर्फ देखना है, इतने आराम से पढ़ने मत लगो। जो रिकॉर्डिंग देखेगी इस क्लास की उसको भी लगे कि हाँ समय मिल गया, वो तो पॉज करके घर पे पढ़ भी लेगा, आप कैसे करोगे? खैर समझो बात को, क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सारे रूल्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है? कब कब आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो सकता है, कब कब ये अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। सभी पॉइंट्स को पढ़ने पे आपको 2 कंक्लूजन मिलेंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी हैपनिंग ऑफ सम इवेंट है और वो इवेंट नहीं हो सकता है, उसकी इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें होगा, शिप से कोई सामान आ रहा है, आने पे हम बेचेंगे, अब वो आ ही नहीं रहा, शिप डूब गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गई, द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ डज नॉट कैन बी इन्फोर्स। बट कोई ऐसा आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी काम के ना होने पे किया गया है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि अगर लेट मी टेक सम एग्जाम्पल, हम अगर मगर में कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे जो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। खैर यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन हैपनिंग 35, ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सडन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन दिस ईयर। ठीक है, ए ने बी से क्या कहा, हम आपको कुछ पैसे देंगे भाई साहब अगर वो शिप वापस नहीं आई। ठीक है, 31 दिसंबर तक शिप वापस नहीं आई, 31 तक अगर शिप वापस नहीं आई तो वो बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, ए से पैसे मांग सकता है। सो बेसिकली अगर आप किसी नॉन हैपनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और वो इवेंट अब इम्पॉसिबल हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स इमीडिएटली। यही 2 बातें सभी पॉइंट में घुमा फिरा के कहा है। अगर आप सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे यही 2 कंक्लूजन निकलेगा, बाकी आप दिन भर लगा दो पूरे पॉइंट्स को पढ़ने के लिए, कुछ नया नहीं मिलने वाला। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके लिए हमने पिछले क्लास में ही बताया था, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, नो वन कैन बी बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर। जैसे कि अगर आपके यहाँ आपका दोस्त, ठीक है, अपने एक पेट को, लेट्स से एक डॉग को आपके यहाँ छोड़ के गया, कहीं फॉरेन जा रहा था, कहा भाई कुछ दिन ध्यान रख लो, उसको आपने अपने यहाँ रखा, जब वो गया तो उसका आपने ध्यान रखने की बात कही, ध्यान का मतलब खाना पीना उसको दोगे, मीनवाइल वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया तो आप डॉक्टर क्या गए, उसके इलाज का भी कुछ खर्चा लगा, ठीक, तो क्या आप इलाज का खर्चा उससे मांग सकते हो? यस। वाई? देयर इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस। क्यों? ना यहाँ पे प्रपोजल था, ना यहाँ पे एक्सेप्टेंस थी, ना यहाँ प्रॉमिस था, ना यहाँ कंसिडरेशन थी, कुछ भी नहीं था, फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल अनजस्ट इनरिचमेंट, नो वन कैन गेट बेनिफिटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। तो आपके कॉस्ट में आपका फ्रेंड बेनिफिटेड नहीं हो सकता है कि भाई खर्चा आपने किया, हेल्दी डॉग वो लेके जाए, तो उसको खर्चा देना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? पक्का? इसके बाद कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बताए गए हैं किस किस तरह के कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली सेक्शन 68 से शुरू होके सेक्शन 70 तक जाते हैं। इसमें आप फाइंडर ऑफ गुड पाओगे, इसमें आप
सूट फॉर द मनी हैड एंड रिसीव पाओगे, नेसेसिटी सप्लाई पाओगे जब भी किसी को नेसेसिटी प्रोवाइड करते हो, जैसे कि डॉग वाले एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप पाओगे ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट, तो अगर वो पाते हो तब भी आपको वहाँ पे अनजस्ट इनरिचमेंट के अंडर में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है और आपको भी कुछ परफॉर्म करना पड़ सकता है। ये सेक्शंस आपको याद करने का अगेन द इजीएस्ट वे इज टू रिमेंबर द विंडो। अगर आप सेक्शन रटने चले जाओगे फंस सकते हो, तो ईजी अगर रट लेते हो तो अच्छी बात है, हम बार बार कह रहे हैं। कोई ऋतिक रोशन है जिसके पास जादू है, रट लेना, जिसके पास नहीं है विंडो याद रख लो, ठीक है, क्लियर है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे विच इज डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कहा गया है? देयर आर सेवरल वेज बाय विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रॉट टू एन एंड, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या होता है? जो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में है उसको परफॉर्म कर दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आपने हमें फीस दी, हमने आपको पढ़ा दिया, द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन यू एंड मी कम्स टू एन एंड, ठीक है। सबसे इजीएस्ट वे क्या है? परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस सेक्शन 37 में दिया हुआ है। इसके लिए कुछ और बातें भी लिखी गई हैं, जैसे कि कौन परफॉर्म कर सकता है, किसके लिए परफॉर्मेंस हो सकती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा देते हैं, जॉइंट राइट और जॉइंट लायबिलिटी वाली बात, ठीक है। दीज बोथ आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स अंडर दिस हेड, ठीक है। बेसिकली इसमें यह कहा गया है, लेट्स से योर लायबिलिटी इज जॉइंट, आप हो और आपका एक दोस्त है, दोनों ने मिलकर एक लायबिलिटी को उठाया है, एक ऑब्लिगेशन लिया है अंडर कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग यू ऑल देयर इज अ ऑब्लिगेशन ऑन द ग्रुप ऑफ टीचर्स। एक नहीं रहेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं रहेगा तीसरा करेगा, तीनों नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं तीनों लोग नहीं है तो कौन करेगा उसको पूरा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द जॉइंट लायबिलिटी होल्डर, उनके लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेंगे उस प्रॉमिस को। कहां लिखी है बात? आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। इसी तरह अगर राइट है, भाई अगर आपके ऊपर लायबिलिटी जॉइंट लग रही है तो राइट भी जॉइंट मिलेगा। तो लेट्स से कि आप लोग इतने सारे लोगों के लिए हम लोगों ने वादा किया पढ़ाने के लिए, 2 लोग रहेंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, 1 रहेगा तब भी पढ़ाएंगे, कोई नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है टेबल चेयर को नहीं पढ़ाएंगे। बट अगर कोई और परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग वो परफॉर्म करके देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? इसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट। बहुत सिंपल से हैं, 5 इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। इसमें कहा गया है कि पार्टीज कुड म्यूचुअली एग्री ऑन एनीथिंग एंड कैन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो ना होके वो म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे किसी चीज पे और एक्चुअल परफॉर्मेंस से वो लोग डिफर कर जाएंगे। 5 पॉइंट क्या क्या है? नंबर 1 इज नोवेशन। नोवेशन क्या होता है? अ न्यू क्लॉज इज एडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। इफ अ न्यू क्लॉज इज एडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज इटसेल्फ बाय न्यू क्लॉज। क्लियर है? इसके बाद क्या आता है? अल्टरेशन। इफ यू चेंज वन और मोर क्लॉज ऑफ एन करेंट कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू डू सो देन ऑल्सो द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कहते हो इट इज बीन डिस्चार्ज। क्लियर है? इसके बाद आता है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट। 2 पार्टीज आपस में मिलके कैंसिल कर देती हैं एग्रीमेंट, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। आप भी कह दिए सर नहीं पढ़ना है, हम भी कह दिए नहीं पढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। फिर आता है रिमिशन। रिमिशन क्या होता है? यू जैसे कि लेट्स से यू एग्री फॉर लेसर परफॉर्मेंस एज एन फुल परफॉर्मेंस। जैसे कि लेट्स से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी वेयर ए हैज टू पे 10,000 रुपीज टू बी। ए ने क्या कहा? भाई हम 8,000 दे पाएंगे। बी ने कहा यार 2 चलो हटाओ, 8,000 दो, खत्म करो। दिस इज रिमिशन, ठीक है। और उसके बाद क्या है? वाइवर। वाइवर में क्या होता है? द पार्टी विच हैज अ राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वाइव ऑफ हिज राइट। वो अपने राइट को ही खत्म कर देता है, कहता है भाई मत परफॉर्म करो, तुम्हारी मर्जी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्लियर है कि नहीं? पक्का क्लियर है कि नहीं? दीक्षा के चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, सर क्या बता रहे हैं, किस स्पीड में जा रहे हैं। फिर आता है लैप्स ऑफ टाइम पे। लेट्स से एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन फॉर दी स्पेसिफिक टाइम। अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास इटसेल्फ। मेरा आप लोग से कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपके एग्जाम के डेट के पहले वी विल कंप्लीट द रिवीजन क्लास। इफ द एग्जाम डेट
आ जाता है, एग्जाम हो जाता है एंड पासेस ऑन। उसके बाद फिर क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ टाइम। क्लियर है, जब वो टाइम खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। फिर होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में तीन चीजें अलग अलग बताई गई हैं। पहले ऑपरेशन ऑफ लॉ का एक छोटा सा मतलब हम बता देते हैं। सिंपल सी बात है कि बिकॉज ऑफ द लॉ द एग्जिस्टिंग और द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एग्जिस्टेंस। तो आप कहते हो देयर इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें एक पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इवन डेथ कम्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, कोई मर ही गया तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कोई उसका, मान लो। ठीक है, या फिर किसी आप आर्टिस्ट से मिलते हो, अतः हालांकि वो इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा, उसको हम बाद में समझाते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है, जितना बुक में लिखा हुआ है उतना ही आप लोग एग्जाम के लिए याद रखोगे। छोटा भाई कितना भी नालायक है, जो बड़े पापा हैं मतलब ICSI, वो किससे पेपर बना रहे हैं, छोटे भाई के बुक से ही बना रहे हैं, तो आप लोग उसी को फॉलो करोगे। क्या लिखा हुआ है, बाय मर्जर व्हेन द पार्टीज एम्बॉडीड इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट टू अ सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट। कोई छोटे कॉन्ट्रैक्ट को बड़े कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग CS फाउंडेशन के यहाँ स्टूडेंट हो, कल को आप कहोगे सर CS एग्जीक्यूटिव भी हमें यहाँ करना है। ठीक है, अभी एग्जाम हुआ नहीं है बट यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ एज एन CS एग्जीक्यूटिव, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द inferior contract will be merged with the superior contract and the inferior contract will not have its separate existence. क्लियर है। इसके बाद क्या आता है, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन इन अ रिटन डॉक्यूमेंट। A ने B को 1 लाख का चेक दिया, B ने 10 लाख कर दिया, क्या वहां पे अब एग्रीमेंट रहेगा किसी भी तरह का, नहीं, खत्म। अनऑथराइज्ड अल्टरेशन इज नॉट अलाउड इन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। आखिरी है इंसॉल्वेंसी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किए वो इंसॉल्वेंट हो गया। हमने जब सेक्शन 10 पढ़ा रहे थे, सेक्शन 11 पढ़ा रहे थे, कंपिटेंट ऑफ द कंपिटेंट पार्टीज, वहां पे बताया था इंसॉल्वेंसी इज अ गुड ग्राउंड टू डिक्लेयर अ पार्टी एज इनकम्पिटेंट एंड व्हेन द पार्टी बिकम इनकम्पिटेंट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। क्लियर है, कोई डाउट। वहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट में आ जाएगा तब खत्म हो जाएगा। क्लियर है। देखो जब दोनों पार्टी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कोई अल्टरेशन कर रही हैं तो वहां पे जो लॉस होगा जो प्रॉफिट होगा दोनों का होगा। जब अनऑथराइज हो गया तो वहां पे सिर्फ एक का ही होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन व्हेन एनी काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज डन व्हिच वाज पॉसिबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि एक आर्टिस्ट से कि भाई तुम मेरी अच्छी सी तस्वीर बनाओ, एक एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ चले गए। भाई स्किल है, स्किल कैन नॉट बी परफॉर्म बाय अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आप भी सोचोगे सर ये क्लास में सिर्फ मरने कटने की बात हो रही है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छी बात हो जाए तो वहां पे क्या होगा, द परफॉर्मेंस कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द आर्टिस्ट एंड इट्स अ स्किल वर्क, दैट्स व्हाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वहां काम पे नहीं आएंगे, इट बिकम इम्पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। इसी तरह कुछ एग्रीमेंट होते हैं जो वॉइड अब इनिशियो होते हैं, मतलब आप ऐसे चीजों के लिए एग्रीमेंट कर लेते हो विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इवन दोज एग्रीमेंट आर डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट भी इम्पॉसिबिलिटी के कारण वॉइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी इम्पॉसिबिलिटी के कारण वॉइड हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट। सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब वही होता है जो बाद में सब्सिक्वेंटली, इनिशियली सही काम हो सकता था, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया। और कुछ ऐसे केसेस यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट आ गया। क्या केसेस किए गए हैं सजेस्ट, जहाँ पे सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लीकेबल नहीं होती है। कौन कौन से हैं, डिफिकल्टी टू परफॉर्मेंस, अ मेयर फैक्ट दैट परफॉर्मेंस इज डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव देन द पार्टीज एंटिसिपेट डज नॉट डिस्चार्ज द ड्यूटी टू परफॉर्म। किसी ने एंटिसिपेट कर लिया है कि वो नहीं कर सकता है या बहुत कॉस्टली या बहुत कठिन है उस काम को करना, इसलिए वो इम्पॉसिबल नहीं हो जाता है। इम्पॉसिबल शुड बी एक्चुअली इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, लेट्स से आप IPL टीम में सिलेक्ट हो गए, सामने से अगर एक जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है, आप ये कह के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो कि इसको तो मार ही नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट है। उसके बाद फिर क्या है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, डू नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज मेनली बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट इज नॉट रियलाइज्ड। हमने क्लास पढ़ाने के लिए बच्चों को बुला लिया, प्रॉफिट नहीं हुआ हमने कह दिया इम्पॉसिबल है इस कॉस्ट में तो पढ़ाना, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्लियर है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न हायर प्रॉफिट आई कैन नॉट से द एक्ट इज इम्पॉसिबल। ठीक है,
और आखिरी क्या है, स्टिकर और लॉकआउट और सिविल डिस्टर्बेंस डू नॉट टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट अनलेस देयर इज अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने कोई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पे सिविल डिस्टर्बेंस किसी तरह की हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, लॉकडाउन अभी हाल फिलहाल में हुआ, फिर भी ऑनलाइन क्लासेस चली, तो जहां पे ऐसा हो जाता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल नहीं होता है। क्लियर है? अनलेस एंड अनटिल आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हो, भैया देखो अगर कल को ऐसा हो जाएगा तो अपना कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर देंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा है, देयर इज नो इम्पॉसिबिलिटी अकरिंग इन दैट सिचुएशन। क्लियर है? कोई डाउट? फिर आता है हमारा आपका सबका प्यारा डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो तरह के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा है ये चीज? पढ़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द पार्टी इज एक्चुअली नॉट परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ अ वर्क इज एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेयर इज एन एंटीसिपेशन कि काम नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो वहां पे आप कहते हो इट्स अ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप एक बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपने घर बनवाने के लिए, विद इन द मंथ ऑफ दिसंबर 28 तक उसने एक रॉड भी नहीं मंगवाया, एक जो बल्ली पट रहा होता है वो भी नहीं मंगवाया काम करवाने के लिए, वहां पे आप ये बात कह सकते हो, हियर इट इज एंटीसिपेटेड दैट ब्रीच विल हैपन ऑन दी 31 दिसंबर, तो इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? हम वेट कर रहे हैं किसी दिन कोई मेरे यूट्यूब सेक्शन के वीडियो में लिखेगा सर कोई डाउट नहीं है, इतनी बार हम पूछ लेते हैं। खैर आगे चलते हैं, रेमेडीज फॉर दी ब्रीच। क्या क्या रेमेडी है ब्रीच के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए? नंबर 1 इज रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्यूज फॉर द परफॉर्मेंस। सबसे आसान तरीका ये है, इफ समवन इज नॉट पेइंग मनी, इफ समवन इज नॉट परफॉर्मिंग देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? जो अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको भी पूरा नहीं करोगे। नंबर 1 रेमेडी ये है। नंबर 2 रेमेडी इज यू कैन फाइल अ सूट फॉर द डैमेज। जो भी आपको डैमेज हुआ है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, फॉर दैट यू कैन फाइल अ केस। क्लियर है? इसके बाद पॉइंट नंबर 3, यू कैन फाइल अ केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आपने कोई काम कर दिया, देयर इज अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फॉर दिस पर्पस, अगर आपने कोई काम कर दिया अपने एंड पे और सामने वाला नहीं कर रहा है, तो उससे आप एक स्पेसिफिक काम जो आपके लिए सबसे नेसेसरी था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो बाई फाइलिंग अ केस। ठीक है? इसके बाद फिर क्या है, सूट फॉर एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द ब्रीच। अगर कोई ऐसा ब्रीच है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, जो किए जा रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइल अ केस फॉर इंजंक्शन। बेसिकली स्टे ऑर्डर ले सकते हो या फिर कोई इंटरिम रिलीफ ले सकते हो बिफोर गेटिंग द फाइनल ऑर्डर। भाई ऐसा है कि अगर आप कोर्ट फाइनल ऑर्डर के लिए वेट किया तब तो आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो आप कोर्ट से क्या कहते हो, अभी के लिए स्टे ऑर्डर दे दो, जो ब्रीच हो रहा है अभी के लिए उसको रोक दो, बाद में फाइनल डिसीजन देना, उसको कहते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? फिर आता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितना काम हुआ है उतने के लिए पैसे मांगते हो, जितना बेनिफिट हो चुका है उसके लिए पेमेंट प्रोपोर्शन में। ठीक है? सभी एक एक लाइन के प्रोविजन है, प्लीज इतना लंबा लंबा पैरा एक बार देख लेना। एक चीज जो बताना जरूरी है वो है लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सिर्फ 2 लाइन में इसको याद करना है, ज्यादा समय नहीं देना है। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होते हैं, विच अमाउंट फॉर विच इज प्री फिक्स्ड, प्री डिटरमाइंड, जिसका अमाउंट पहले से डिटरमाइंड होता है उसको क्या कहते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज। जिसका अमाउंट पहले से डिटरमाइंड नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेज। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? इन नॉर्मल केसेस जो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, जो आप लोग आगे चल के एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, वहां पे आता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअली लिक्विडेटेड डैमेज होता है, कभी कभी आपका जनरल या ऑर्डिनरी डैमेज होता है, या फिर स्पेशल डैमेज होता है, या कोई प्रिवेंटिव डैमेज होता है, या नॉमिनल डैमेज होता है, तो उनके लिए आपको अनलिक्विडेटेड अमाउंट दे दिया जाता है जो पहले से असर्टेन नहीं किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? फिर आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बता दिए हैं, इंजंक्शन बता दिए हैं, क्वांटम मेरिट बता दिए हैं। यहां तक आप लोग को अगर क्लियर है तो एक बार थोड़ी से लाउड वॉइस में हाँ कह दो। ये आप लोग की लाउड वॉइस है। कोई डाउट यहां तक? हम 5 मिनट का समय आपको दे रहे हैं, इसके बाद एमसीक्यूज पे चलेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, पूछ लो। ठीक है? टेक योर टाइम। जो घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं पॉज कर लो, 10 मिनट ले लो, पढ़ लो, फिर से जितनी टॉपिक है सबको देख लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यहां तक।
Okay, so now we are going to start with the MCQs for the law of contract. जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है we will do it in the next session. ठीक है, हमने पहले ही बताया था कॉन्ट्रैक्ट will take 3 sessions at least in order to complete the entire revision. It's a big chapter. इसके अलावा जो कंपनी लॉ है, there are 2 chapters for company law, वो एक एक क्लास में हो सकते हैं. स्पेशली दूसरा चैप्टर शायद 2 क्लास ले ले, पहला वाला तो 1 क्लास में हो जाएगा. एंड रिमेनिंग ऑफ द चैप्टर, चाहे वो नेगोशिएबल हो, चाहे वो रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी हो या कोई और, वो सब एक एक क्लास के हैं. आप क्लास कैलकुलेट कर सकते हो कितनी और लॉ की रिवीजन क्लासेस चलेंगी. ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10 सेशंस टोटल होंगे. है, चलो पहले का आंसर बताओ फटाफट. ये आपके बुक का स्टेटमेंट है. लाइको बुक में पेज नंबर 3, इनको हम बुक भी खोले लें. पेज नंबर बताना पड़ेगा. पेज नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, मतलब पेज नंबर 3 का मतलब क्या हुआ? अगर हम एग्जैक्ट पेज नंबर कोट करें तो पेज नंबर मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है. चैप्टर के पेज नंबर 2 पे ही ये दिया हुआ है. जो हेडिंग दी हुई है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन. पेज नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, पहली 2 लाइन यही लिखी हुई है, विच मीन्स डी इज करेक्ट, नाइदर ए नाइदर बी. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. ये तो पिछली क्लास में भी करवाया गया था. क्या इसका आंसर होगा? आंख बंद करके टिक लगाना है. ठीक है, 3 का क्या आंसर होगा? ए, पार्टनरशिप एक्ट. ये दोनों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट 1930 1932 में अलग किए गए. ठीक है, 30 और 32 में इन दोनों को अलग किया गया फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. पहले वो इसका ही पार्ट थे. पेज नंबर 1 का पहला टॉपिक ये है, पहला इसमें पूरा बना हुआ है आपका चार्ट. ठीक है, नहीं भूलना है. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, बहुत सिंपल सा है. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू इन दी एनी केस इन दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डी, stranger to a contract cannot sue. Question number 4, same question repeat किया गया in different words. ठीक है, a contract is a contract between the parties of a contract. The third party is a stranger to a contract, even if it allowed made to have for नहीं, even if it avowedly made for his benefit. This is known as privity of contract. ठीक है, सेम क्वेश्चंस को डिफरेंट वर्ड्स में लाके लगा दिया गया है. चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस याद रखना है यहाँ पे. फिर आता है स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, द एक्सेप्शन टू दी अवर रूल. कुछ केसेस हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो स्यू. कौन कौन से केसेस हैं? इन केस ऑफ ट्रस्ट, चिन्नैया वर्सेस रमैया स्यू कर सकते हैं. बाय द एडमिशन ऑफ पार्टीज, पार्टीज एग्री कर जाती है कि थर्ड पार्टी कैन स्यू, वहाँ पे भी एग्री अलाउ किया जा सकता है. ठीक है, कन्वेंट रनिंग इज द लैंड, मतलब बेसिकली लॉ ऑफ द लैंड अलाउज इट. जो आपके कंट्री में लॉ है वो अलाउ कर रहा है. ऐसे क्वेश्चन में लेट्स से आपको ये वर्ड मिल गया था. होल आइडिया ऑफ गिविंग दिस ऑप्शन वाज दैट कि ये आपने कभी सुना नहीं है लाइफ में कहीं पे. ए सही है, बी सही है, ठीक, और आखिरी ऑप्शन क्या है? तो यू हैव टू गो विद दी ऑल ऑफ दी अबव इवन इफ आपको सी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ए और बी तो सही दिख रहा है. ठीक है, तो डी इज करेक्ट. ये क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में. फिर होता क्या, जब दिमाग में एग्जाम में जब आप एंटर करते हो, जो सबसे पहले बाहर रह जाता है वो होता है कॉमन सेंस. तो आपका पढ़ा हुआ चीज़ भी आपको याद नहीं आएगा. तो आपको ये याद रहेगा कि बाय द एडमिशन ऑफ द पार्टी तो हमने पढ़ा था, ट्रस्ट के लिए भूल जाओगे, तुम्हें ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, और फिर बी लगा के आओगे गलत हो जाएगा. तो अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि 2 ऑप्शन सही है, तीसरा नहीं भी पता है, ऑल ऑफ द अबव, रिस्क लेना है तो उसका संग लो. ठीक है, when there are 2 obligations on each party of the contract at the time of formation of a contract, it is called bilateral contract. unilateral क्या होता है? when there is a obligation over one party. अगर दोनों के ऊपर कोई obligation नहीं है, दोनों ने अपनी अपनी obligation परफॉर्म कर दी हैं, तो फिर किस नेचर का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अगर हम एक चार्ट बनाएं तो सबसे एक आता है एग्जीक्यूटेड. यार मेरी राइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है इस पर ना कि कभी कभी हमें लगता है कोई बच्चा ये ना कह दे सर लिखना पहले सीख लीजिए. खैर,
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसमें दो आते हैं। एक्चुअली मेरी आदत है इस पे लिखने की, और इसकी जो पेंसिल है थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इसके मुकाबले। खैर, एग्जीक्यूटरी में आता है यूनि और बायलैटरल। तो बायलैटरल में दोनों ने परफॉर्म नहीं किया है, यूनि में एक ने परफॉर्म नहीं किया है, दोनों ने अगर परफॉर्म कर दिया तो क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट एंड रिम, राइट एंड पर्सोनम, ऑब्लिगेशंस नो, ओनली ऑब्लिगेशन नो राइट, ओनली राइट नो ऑब्लिगेशंस। पेज नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर, तो टॉपिक नंबर 2, राइट इन पर्सोनम, इंडिविजुअल किसी पर्सन में दो कॉन्सेप्ट है, राइट एंड रिम अगेंस्ट द वर्ल्ड, राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। कॉन्ट्रैक्ट कहां फॉल करता है, अगेंस्ट द स्पेसिफिक इंडिविजुअल, द पार्टी हु इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन सेक्शंस। चलो ये इतना, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। 238 इज करेक्ट, बट यू डोंट हैव टू गो एंड मग अप ऑल दिस थिंग। आपको 266 भी लगेगा, बट ओरिजिनली नाउ देयर इज नो प्रोविजन फॉर 266, 238 पे ही खत्म हो जाता है। बीच में अगर आपको नंबर्स ऑफ प्रोविजन बताए रहेंगे तो बीच में आपका 76 से लेकर 123 तक वो भी हटा देते हैं कैलकुलेशन में। सो बेसिकली ये उतना रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन याद नहीं करने था। एंटायर आइडिया ऑफ गिविंग दैट क्वेश्चन इज दैट कि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में या बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज में ये क्वेश्चन दे देंगे फालतू के, प्लीज रटने मत बैठना, नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन ऑफर इज एड्रेस्ड टू पब्लिक एट लार्ज द ऑफर इज कॉल्ड जर्नल ऑफर। ठीक है, जब पब्लिक एंड लार्ज पे हो रहा है जर्नल, जब किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को हो रहा है तो स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, 11, which is the terminology used to describe the situation when two parties make identical offer to each other in ignorance of each other offer? काउंटर ऑफर में तो एक पार्टी को ऑफर मिलता है, उसके बदले में दूसरा पार्टी को ऑफर करता है। जब पता ही नहीं है कि दूसरे पार्टी ने ऑफर क्या किया है, तुमने मेरे को ऑफर किया, मैंने तुमको ऑफर किया, बट तुम्हारे ऑफर का मेरे को नहीं पता है, मेरे ऑफर का तुमको नहीं पता है, वहां पे कैसा ऑफर एग्जिस्टेंस में आया, क्रॉस ऑफर। काउंटर में क्या होता है कि आपने मेरे को ऑफर किया और मैंने उस ऑफर के बदले में दूसरा ऑफर कर दिया। आपका ऑफर सुना, समझा, सोचे और फिर दूसरा ऑफर कर दिए, दैट इज काउंटर ऑफर। ठीक है, बेसिकली कंडीशन लगा देते हैं, एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल, हमने जहां पे कंडीशन लगा दिया इट इज काउंटर ऑफर। तुम क्या पूछ रहे हो? कंडीशनल ऑफर बेसिकली जब होता है कि आप कंडीशन को, जब ऑफर हम दे रहे हैं तो उसको फुलफिल कैसे करेंगे, उस ऑफर को, उसकी एक्सेप्टेंस कैसे देंगे, उसमें कुछ कंडीशंस भी लगा देते हैं हम, तो उसको कहते हैं कंडीशनल ऑफर। ठीक है, आगे चलते हैं। एन ऑफर विच अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, जैसे कि टेंडर था, आपने दे दिया, अब जब तक आपको एक्सेप्टेंस आ रहा है, वो क्लोज कब होगा, ऑन अ एंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम। क्लियर है। Question number 13. When the owner of the plot give advertisement in the newspaper, the said advertisement is, it's a invitation to offer, it's not an offer. क्यों invitation to offer है? वो बुला रहा है कि तुम आओ, ऑफर करो प्राइस का, उसके बाद हम एक्सेप्टेंस देंगे। So it's a invitation to offer. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक? ठीक है, इसके आगे 14. Good displayed in a supermarket with a price tag is, हमने बताया था बहुत सिंपल सा है, किसी दुकान के बाहर लिखा हुआ है ऑफर 100% ऑफ, तो वो ऑफर नहीं दे रहा है, वो बेसिकली इनवाइट कर रहा है ऑफर करने के लिए। इट्स अगेन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, व्हेन अ पर्सन विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he makes counter offer। अभी बताया है, any kind of a negotiation is a counter offer। ठीक है, उसके बाद 16, when a person signifies his assent to a proposal made to him to refrain
फ्रॉम डूइंग समथिंग द रिजल्टेंट ट्रांजेक्शन इज नोन एज। अरे इसके लिए भी ऑप्शन देखोगे तुम लोग, बड़े बेशरम बेहया हो गए हो। मतलब वो अरिजीत सिंह वाला गाना भी दिमाग में आ रहा है, ना शर्म ना हया। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? लो देख लो ऑप्शंस। इट विल बी अ प्रॉमिस। 17 का आंसर क्या होगा? व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज promisee according to Indian Contract Act. The person to whom promise is made, a person to whom proposal is made, a person accepting the proposal, a person furnishing the consideration for the promise. ऐसे क्वेश्चन में जब कंफ्यूजन होती है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो। डी आपको इमीडिएटली एलिमिनेटेड लग रहा है बिकॉज द पर्सन हु इज जस्ट फर्निशिंग दी कंसिडरेशन इज नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर बचे 3। अभी 3 में देखो सब में अंतर क्या है। एक में किसी को प्रॉमिस किया गया, एक में किसी को प्रपोज किया गया, दोनों में अंतर क्या है बताओ जरा सा। एक में आपने ऑफर दिया, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। बात समझ में आ रही है? यहां पूरी पार्टी बदल गई। हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आपने एक्सेप्टेंस दी, बेसिकली प्रॉमिस हमारे और बीच में क्रिएट हुआ। तो जो पार्टी ऑफर टाइम में हम थे, प्रॉमिस टाइम में उसकी अपोजिट आप हो जाओगे। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली क्या हो गया? अ पर्सन टू हुम प्रॉमिस इज मेड इज कॉल्ड प्रॉमिसी। द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रॉमिसर। याद आ रहा है? प्रॉमिसी प्रॉमिसर याद है कि नहीं? कहां लिखी है बात ये? खैर सेक्शन नंबर आपके बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन नंबर 3 और 4 में से किसी एक में लिखी हुई है। यू कैन चेक इट। ठीक है, नहीं नाउ डोंट कोट मी ऑन दैट। ये वाला तो मैंने पर्पसली दिया है क्योंकि मेरा क्लास में बताया वो सही हो गया था। प्रोविजन क्या है इसका? 2D। ठीक है, फिर आता है कंसिडरेशन इज। इजी बहुत इजी है। डूइंग और एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है, अ रीजन फॉर मेकिंग अ प्रपोजल। ये तो गलत है। नन ऑफ दीज भी तो गलत हो नहीं हो सकता ना, तो सही हो सकता है। एक सेकेंड, इसको तो नहीं कर सकते। रिगार्ड फॉर द कंडीशन ऑफ अदर पार्टी। क्या आंसर होगा इसका? ए इज करेक्ट। ठीक है, खैर कभी कभी ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए, कुछ हो सकता है और ऑप्शन निकल आए। ठीक है, अ कंसिडरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। यार ये सब कैसे कैसे क्वेश्चन हमने डाल दिए इसमें। ये भी होगा, मतलब पढ़ तो लो यार, आखिरी तक डी तक लिखे हैं हम, मेरी मेहनत के लिए पढ़ लो। सर आप डी, अभी कोई दोस्त तुमको मैसेज करता तो एंड तक पढ़ते, उसकी इमोजीज तक देखते। सर का तुम डी तक नहीं देख रहे हो, क्या बात है? तुम डी वाला पॉइंट तो देखो। क्या क्या है? कंसिडरेशन कैन बी एक्सप्लेन एज सम बेनिफिट और प्रॉफिट टू वन पर्सन, सम लॉस टू और डिटरमिन टू द प्रॉमिसी सफर्ड इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस। बी तो नहीं होगा, कैंसिल कर दो। फुलफिलमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ सम कंडीशन बाय द प्रॉमिस, ये हो सकता है। एन इंड्यूसमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट। क्या गिरा यार? गिरा तो नहीं? ठीक है, एन इंड्यूसमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर हम कहें कि 20 का सी सही है तब कंफ्यूज हो गए। सम बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट टू वन पर्सन, मेरे ख्याल से ये सही नहीं हुआ। रीजन उसके लिए बेटा, कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न विच मीन्स देर इज नो प्रॉफिट। someone has already done something for which you are paying some kind of a consideration। तो प्रॉफिट की तो बात नहीं आ रही है, बेनिफिट की। सो ए शुड बी नॉट एन अप्रोप्रिएट। कंफ्यूजन सी और डी में हो सकती है। ठीक है, मेरे को दोनों सही लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इफ आई हैव टू गो विथ वन ऑप्शन इन द एग्जामिनेशन आई विल गो विथ सी। द रीजन इज दैट इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सम कंडीशन बाय द, एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इट शुड बी प्रॉमिसी, इट शुड बी प्रॉमिसी। ठीक है, प्रॉमिसी के डिजायर पे प्रॉमिसी कुछ करता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू मी सी शुड बी राइट। डी कैन कुड ऑल्सो बी अ राइट, बट यू नीड अ प्रॉपर रीजन फॉर इट। मेरे हिसाब से कोई रीजन डी के लिए नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अगर मेरे को अगर टिक करना होगा एग्जाम में, आई विल गो विथ सी। यू कैन रीचेक दिस क्वेश्चन एट योर होम फ्रॉम योर बुक। अगर आपको कुछ नया कुछ अलग मिलता है तो यू कैन श्योरली इन्फॉर्म मी। ठीक है, 21
अगेन सिर्फ आंसर देने के पहले उसके पीछे रीजन भी सोच लो। अगर सीएस वाले ये रख देते आधा नंबर सही आंसर पे, आधा नंबर रीजन पे, अब तो आप लोग की आधी हिम्मत ही टूट जाती। ऐसे कैसे चलेगा? क्या है 21st का आंसर बताओ। अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डज की स्पेलिंग गलत है, समथिंग फॉर द प्रोमिसर इज इट्स अ वैलिड वन, इट्स इनफोर्सेबल। पास्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा था 24 के जो 3 एक्सेप्शन थे, 24 सेक्शन 24 के 3 एक्सेप्शन पढ़े थे ना आप लोगों ने, उनमें से एक एक्सेप्शन है प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily does something for the promiser, and if I am not wrong it's a exception number 3 to exception number 2 मेरे ख्याल से past के लिए था, और exception number 1 मेरे ख्याल से नहीं 2 था time barred debt के लिए, A था for the past और C था voluntary act के लिए। तीन ही चीज तो थी, एक past consideration, एक time barred और तीसरा voluntary। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। आगे आओ 22 का आंसर क्या होगा? When one of the parties to the contract, कौन अलग नहीं है, ट्रैक अलग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, has performed its part of the promise which constitute the consideration for the promise by the other side, it is known as। अरे पन्ने पलट लो जरूरत है तो। इट्स अ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ठीक है, बेसिकली व्हेन वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म एंड द अदर पार्टी, ठीक है, हैज टू पे दी, सॉरी कुछ बोला कोई, हाँ, और अदर पार्टी परफॉर्म कर रही है कंसिडरेशन देके। पढ़ो पूरा क्वेश्चन। When one of the party to the contract has performed its part for the promise which constitute the consideration for the promise by the other side, एक पार्टी ने एक पार्ट किया, दूसरे ने एज अ कंसिडरेशन दूसरा पार्ट कर दिया। तो एज अ कंसिडरेशन कब पे किया गया? आफ्टर द हैपनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट, इट्स अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ट्रिकी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक है। 23 देखो मेरे पास एक आंसर सीट जरूर है, पर उसमें से आधे से अधिक आंसर गलत अपलोड हुए हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ऊपर था जिसका आप लोगों ने ए बताया सही, ठीक है, हमने बोला कि आखिरी तक पढ़ लो डी तक, ए सही था तो ए सही था, मेरे में जो भी लिखा है डजंट मैटर, ठीक है, बिकॉज अगेन यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रीजन। अगर रीजन सही है तो आपका आंसर सही होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इज गिवन इन दी आंसर की, ठीक है। 23 का बताओ। लॉ इज वेरी फनी सब्जेक्ट, जो भी देख रहा है घर पे भी देख रहा है, लॉ इज वेरी फनी सब्जेक्ट। ये सिर्फ रीजन पे चलता है, ना इमोशंस पे, ना किसी और तरह के आप कह सकते हो एग्रेशन पे, ये सिर्फ और सिर्फ रीजन और लॉजिक्स पे चलता है। एन एक्ट विच हैज बीन डन इन रिस्पॉन्स टू एन पॉजिटिव प्रॉमिस इज कॉल्ड। अगेन मेरे में थोड़ा सा अलग आंसर दिया हुआ है, आप ए लगा रहे हो, ए मेरे ख्याल से नहीं होगा। A act which has been done in response of a positive promise, there is a promise which has been performed। positive promise का मतलब होता है promise which is performed, and perform promise के लिए something which is you are doing, मतलब एक पार्ट हो चुका है दूसरा कर रहे हो, so basically it should be executive, sorry executive कह रहे हैं, executed, ठीक है। positive promise का मतलब यही होता है। खैर आप चेक कर सकते हो, अगेन मेरे हिसाब से सी भी अगर हो जाता तो गलत नहीं होता, ठीक है। सी इसलिए हो सकता था बेटा मेरे हिसाब से कि पॉजिटिव प्रॉमिस को आप किस सेंस में ले रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो सामने वाला परफॉर्मेंस कर रहा है और आप भी करने का सोच रहे हो तो सी भी हो सकता है। खैर 24 पे आते हैं। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज, एंड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज द वन हु इज वॉचिंग ऑन यूट्यूब दिस वीडियो। अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन, मतलब जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे, ठीक है। मेरे को बोलने की आदत नहीं है यार, खैर अंकित सर अच्छा बोल लेते हैं। क्या होगा 24 का आंसर? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज एक्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, एन एक्ट डन इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रपोजल, एन एक्ट डन इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन पॉजिटिव प्रॉमिस। तो ऊपर वाला ही रिपीट कर दिया है, अगर ऊपर वाले का जो सही है तो इसका भी सही हो गया, ठीक है। आप एक सेकेंड दो।
फाइंड द ऑड वन आउट। लोग कितना जल्दी बिरादरी से बाहर कर दिया इसको तुम लोग। खैर 26 पे आ जाओ। अ कॉन्ट्रैक्ट, अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज, अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज, फटाफट बताओ। नॉट इन्फोर्सेबल बाय आइदर ऑफ द पार्टी, इन्फोर्सेबल बाय आइदर ऑफ द पार्टी, इन्फोर्सेबल ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। क्यों? नॉट इन्फोर्सेबल बाय आइदर ऑफ द पार्टी, कोई पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं करा सकती है, ऐसा तो नहीं है। एक पार्टी इन्फोर्स करा सकती है चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, चाहे तो उसको वैलिड डिक्लेयर कर सकती है। डी शुड बी करेक्ट ना बेटा। इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, इफ द पार्टी जिसके अगेंस्ट आपने कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, दे कैन डिक्लेयर इट एज एन void also and they can declare it as valid also। ठीक है। enforceable by either of the party thereto। either of the party का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी पार्टी, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, कोई एक पार्टी ही होगी, स्पेसिफिक होगी, जिसके ऑप्शन में ये होगा। जिसने आप पे सर पे गन रख के कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्वेश्चन हुआ है वहां पे, वो तो कहेगा इन्फोर्स करवाना है। तो आइदर ऑफ द पार्टी अगर लॉ कह दे तो वहां तो वो खुश हो जाएगा, भाई पहले तो हमने गन रख के करवाया, हम लॉ कह रहा है आइदर ऑफ द पार्टी, तो हम फिर करवा लेंगे। वहां तो कोई वन पार्टी ही होगी जो करवा सकती है, दूसरी नहीं हो सकती है। देयर विल बी अ स्पेसिफिक वन पार्टी। ठीक है, द डिफरेंस इज देयर इन द वर्ड्स। 27 का बताओ, तुम देख लो, चेक कर लो आराम से, चेक कर लो, नहीं चेक कर लो, हम भी ब्रेक लेना है, लगातार बोल रहे हैं, गला सूख गया। हाँ क्या कह रहे हो? क्लास में दूसरा कुछ देख रहे हो तो पढ़ कुछ और रहे हो, एग्जाम में तो क्वेश्चन पेपर ही देखोगे ना। A offer B lavish entertainment if B paints his portrait. The offer is valid since the work is specified. Offer is valid since the terms are identifiable. Offer is not valid since the terms are vague. None of the above। एक तो मेरे को समझ नहीं आता है क्वेश्चन में none of the above देने की जरूरत क्या है जब हम रिवीजन क्लास करा रहे हैं। आप कहोगे सर आप ही तो दिए हैं, हमने तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया था, ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं अपने आप। खैर उस टाइम हो सकता है कोई नया ऑप्शन याद ना आया हो, इसलिए डी दे दिया गया हो। अब इतनी मेहनत से इतना बड़ा क्वेश्चन बनाए हैं, नन ऑफ द अबव तो सही नहीं होगा। ए ऑफर, बी लैविश एंटरटेनमेंट। लैविश एंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है? चलो तुम्हें ऐश कराएंगे, मतलब क्या कराओगे ऐश में? कोई एक सर्टेनिटी है, कोई सर्टेनिटी है, चल के आपको 2 रुपए का मोमोज खिला देगा, कहेगा हो गई तुम्हारी ऐश, जाओ घर। सर्टेनिटी तो है नहीं। जिस तरह तुम एक दूसरे को देखे हो, लग रहा है कि यही काम हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ। खैर चलो, क्या हो गया? देयर इज वेगनेस। लैविश एंटरटेनमेंट का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। आप क्या कहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगे, लोनावला घुमाएंगे, तो समझ में आता है। लैविश एंटरटेनमेंट मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। तो इट्स अ नॉट वैलिड बिकॉज द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज वैग। ठीक है। 28, A promise B to run at the speed of 250 km if B pays him 10,000 rupees. Agreement is valid. Agreement is valid till he finish running. Agreement is void since the performance is impossible. अब अब ऐसी बात है, डी मेरे ऑप्शन में तो बेकार का दे दिए, अगली बार नहीं देंगे, नन ऑफ द अबव तो नहीं देंगे। क्या होगा? 250 किलोमीटर दौड़ लोगे तुम? 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लोगे? ये बताओ। तो मोदी जी खामा खा चला रहे हैं बुलेट ट्रेन, तुम्ही को दौड़ाए यहां से, बताओ। दौड़ लोगे तो बताओ। हम बोले मोदी जी से फिर बात की जाए, क्या बुलेट ट्रेन चला रहे हैं? 250 किलोमीटर अकेले दौड़ रहा है तो 1-2 पीछे रेल डिब्बा लगा दीजिए, 100 किलोमीटर तो भागी लेगा लड़का। खैर 29 क्या होगा? एक्सेप्टेंस नीड ओनली मेंटल डिटर्मिनेशन, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, राइटिंग या नन ऑफ दी दिस। 29 का आंसर क्या होगा? एक्सप्रेशन क्या, सॉरी, एक्सेप्टेंस किस तरीके से दिया सकती है? मेंटल डिटर्मिनेशन कर लिया जाए, दिमाग में सोच लिया जाए, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, तो होगा यहाँ पे कुछ, माना जाएगा। देयर शुड बी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि राइटिंग में भी हो सकता है एग्रीमेंट और ओरल भी हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस शेल बी एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड, उसको जाके बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो बी इज करेक्ट। कोई डाउट?
when the offer made by two persons to each other containing similar terms of bargain cross each other in post, they are known as. Okay, very interesting question. An offer made by two persons to each other containing similar terms. ठीक है, लेट्स से आई वांट टू सेल दिस आईपैड, हमने कह दिया 50,000 में खरीद लो, आपने कह दिया 50,000 में खरीदना है, ठीक है, सिमिलर टर्म्स हैं, टू बार्गेन क्रॉस ईच अदर इन पोस्ट। बेसिकली क्या हो रहा है, अभी आपका ऑफर मेरे पास नहीं आया है, सर मेरे को आईपैड 50,000 में भेज दो, मेरा आपके पास नहीं गया ऑफर कि हम 50,000 में आईपैड भेजेंगे, अभी ये पोस्ट में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो ये वर्ड से इस क्वेश्चन को पकड़ना है, क्रॉस ईच अदर इन पोस्ट विच मीन्स नाइदर ऑफ द ऑफर इज कंप्लीटेड। जब दोनों ऑफर कंप्लीट नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को नहीं है, वहां पे ऑफर क्या हो जाएगा, क्रॉस ऑफर हो जाएगा। क्लियर है? देख लो किस तरह घुमाएगा क्वेश्चन में, आपको इस तरह वर्ड्स को भी पकड़ना पड़ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है, ठीक है। अ काउंटर ऑफर इज, अरे इजी है तो इसका आंसर फटाक से करो, अ रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर बाय गिविंग अनदर ऑफर। यहां पे एक चीज ऐड होनी चाहिए आंसर, यहां पे ऑप्शन में वो होना चाहिए, एक सेकेंड, बाय एडिंग अनदर क्लॉज और ऑफर, ठीक है। फिर क्या आता है 32, एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस कब कब रिवोक्ड हो सकती है, एट द टाइम, एट एनी टाइम एट द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टर, नहीं, देयर इज अ टाइम स्पेसिफाइड, पिछले क्लास में हमने दिखाई थी अपनी CSET वाली साइड। उसके बाद क्या है, आफ्टर द एक्सेप्टेंस कम टू अ नॉलेज ऑफ प्रॉमिस। सी यार एक ही पता नहीं क्यों बार बार मिस करती है ये, इट्स अ टाइपो एरर, ठीक है। एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ऑल ऑफ द अबव। देखो दो कंडीशन है, एक्सेप्टेंस दो बार पूरी होती है, एक बार जब ये लेटर पोस्ट में डाल दिया, ठीक है, तो किसके लिए कंप्लीट हो गई, ऑफरर के लिए, जिसने ऑफर दिया था, ठीक है। और इसके लिए कब कंप्लीट होगी, जिसने एक्सेप्टेंस दी है, जब वो नॉलेज पे पहुंच जाएगा ऑफरर के। रिवोक कब तक हो सकता है, जब तक एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्ट ना हुआ हो, बेसिकली इसका लेटर टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर ना पहुंचा हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं, वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन। अरे ये क्वेश्चन हमें मना किया था, क्या कोई बात नहीं, इसका आंसर हम बता देते हैं, सेक्शन 6 में दिया है, ठीक है। इस अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, हमने इसको मना किया था, आई डोंट नो हाउ दिस क्वेश्चन कम इनटू दिस, मे बी अ टाइपो एरर, जब प्रॉमिस में बदल जा रहा है तो ये भी हो सकता है। नो इश्यूज, अ माइनर बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज बोरोज मनी, he is liable to return the money, he cannot be sued for the fraud, he can be sued for the fraud, none of the above. Minor is never liable under any circumstances। कौन सा केस था इसके लिए, ऐसा ही एक केस का फैक्ट है, किस केस में हुआ था, मोहरी बीवी के केस में हुआ था, धर्मोदास घोष के साथ। एक बच्चा गया, पैसा लेकर आ गया और धर्मोदास घोष जी घूमते रह गए, ठीक है। द वर्ड कंसिस्ट एट एडम मीन्स टू एग्री इन द सेम वे। देखो नो एग्रीमेंट को तो पहले हटा दो, यू कंसिस्ट एट एडम इज अ मीटिंग ऑफ माइंड, टू एग्री इन द सेम वे, टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अरे सी लगाओ यार, दीज आर द हलवा टाइप क्वेश्चंस, जिसको नहीं पसंद है उसको दिक्कत है। टू प्रोवाइड अनड्यू इन्फ्लुएंस, द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट यूज्ड दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम द प्लेंटिफ। ए, the relations sustaining between the parties are such that the defendant was in position to dominate the will of the plaintiff। B, C है both A and B, D है none of the above। C is correct, both of the above is required to constitute undue influence along with the both of the above factor। एक और फैक्टर चाहता है, there should be unfair advantage, शायद unfair advantage कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, यही दो ऑप्शन है, कोई और नहीं है, माई बैड। चलते हैं 37 पे। 37 में क्या है, ए इज, ठीक है, आई थिंक इट शुड बी हायर नॉट डायर, ठीक है। ए इज इन हायर नीड ऑफ 1 लाख रुपीज एंड वॉज अनेबल टू, अच्छा डायर भी हो सकता है, खैर, वॉज अनेबल टू गेट इट बाय एनी लोन फ्रॉम द बैंक एज ही हैड नो सिक्योरिटी टू ऑफर। ए अप्रोचेस हिज फ्रेंड बी who knowing
the helpless position of A, lent money at the very high rate of interest, saying that he himself have borrowed it from the C. जैसा कि हम सब दोस्त कहते हैं, जब कोई दोस्त पैसा मांगता है उसको दे तो देते हैं, मगर क्या कहते हैं, भाई मेरा नहीं है किसी और का, टाइम पे दे देना. सब यही करते हो, तो पीछे हंसी बता रही सबकी वही करते हैं. खैर, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी वॉज, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? इज इट it should be voidable by undue influence that B has exercised over A due to his close friendship. Good point. B ने A के ऊपर अपने दोस्ती का वास्ता देके पैसा लिया, इसलिए void होना चाहिए. ठीक है, void as the rate of interest is very high. ठीक है, not valid as B has wrongly misled A that he had borrowed money from C. Valid as a friend could not be supposed to have wielded undue influence only because the money lent carried a higher rate of interest. क्या होगा इसका आंसर? खैर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. क्या होगा आंसर? अरे एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसका फायदा उठा रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करने के लिए. ये एक वर्ड बदल दिया गया है, इसलिए हमने उसको सही वर्ड करके भी बोला है. विनिएटेड की जगह हमने बोल दिया है, सॉरी विशिएटेड की जगह हमने बोल दिया है वर्डेबल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ए में क्या लिखा हुआ है. आप फिर भी सोच रहे हो, अपने क्लोज फ्रेंडशिप का वास्ता देके, बात समझ में आ रही है? आप उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर रहे हो. आपको पता है कि ही कैन नॉट गो एनीवेयर, उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता है पाने का, तो आपने क्या किया? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया बाय यूजिंग योर पोजीशन. क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट्स अ वर्डेबल. ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? बोलना चाहिए ना, कब से नहीं क्लियर हो रहा है? 38 पे 37 पे आप लोग आ गए हैं. सिंपल सी बात है बेटा, आप इनके पास गई पैसा लेने, इन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठा के आपको हाई रेट पे पैसा दे दिया. इनको पता था कि भाई आप कहीं और जा नहीं सकती हैं, बैंक मना कर दिया है, आपकी दोस्त यही है, पैसे की जरूरत है, आपको दे दिया, तो वर्डेबल होगा बिकॉज सी हैज यूज्ड द डोमिनेटिंग पोजीशन. ए में वही तो लिखा है. ठीक है, कोई दिक्कत? 38 में आ जाओ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस डज नॉट एग्जिस्ट when dominating party hold real or appellant authority, when a person's mental capacity is affected because of bodily distress, when a person threatened another to commit suicide, when the party hold fiduciary relationship. क्या होगा इसका आंसर? 38 का क्या होगा? सी, कमिट टू सुसाइड इज एन क्राइम अंडर आईपीसी. क्राइम अंडर आईपीसी कहां चला गया? क्वेश्चन में चला गया अंडर सेक्शन 15. 16 में कहीं इसकी बात की गई है? नहीं. अगर आप सेक्शन 15 देखोगे तो सेक्शन 15 में आपका कहा गया है, इफ सम पार्टीज कमिट और थ्रेटन टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी, वर्ड तो यही यूज हुए हैं. और सुसाइड, कमिट सुसाइड का थ्रेटन करना इज एन क्राइम अंडर 306. ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? सी इज अ पार्ट ऑफ कोर्शन, नॉट द पार्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. क्लियर है? 39. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? सॉरी, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विथ फ्रॉड. फ्रॉड में एक्टिव कंसीलमेंट होता है. प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, there are two kind of a concealment, passive concealment, active concealment. Active concealment is that part of the contract which is very substantial for the contract. उसको बता दिया गया होता तो शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आपने उस पार्ट को छुपा लिया एंड दैट इज व्हाई इट इज फ्रॉड. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड? सजेशन एज टू अ फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true. पॉइंट नंबर 1 था फ्रॉड का. ये होता है फ्रॉड में, आपको ऐसा सजेशन देते हो जो अनट्रू होता है, आपको पता है झूठ है, फिर भी आप दे रहे हो. ठीक है. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होता है अ रिप्रेजेंटेशन मेड विदाउट नोइंग इट टू बी फॉल्स, ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू. आपने एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दूसरे के सामने किया जो कि गलत था,
पर आपको नहीं पता था वो गलत है और आप एक इनोसेंट अप्रीहेंशन में थे कि वो सच है, तो ये कहां चला जाता है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन में चला जाता है, ये फ्रॉड में नहीं आता है। सी इज मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? डी, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये तो बेटा पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 या पॉइंट नंबर 2 ऑफ फ्रॉड। याद है? आपने कोई सजेशन दिया, आपने कोई प्रॉमिस किया परफॉर्म नहीं करने के लिए, एक्टिव कंसेंटमेंट किया या कुछ और किया डिसीव करने के लिए, या किसी एक्ट में लिख दिया गया है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। इन 500 सर्कमस्टांसेस में फ्रॉड होता है। ठीक है? 41 में क्या होगा? या जो यूट्यूब पे देखेगा ना वो मनी मन कहेगा सर जूम आउट कर दे रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा क्या दिख रहा है। 41 में क्या होगा? ए इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर विच बी इज गिल्टी ऑफ अ फ्रॉड। ए कैन क्या क्या कर सकता है? रिकवर डैमेज फॉर एक्चुअल लॉस सफर्ड, रिकवर डैमेज बट कैन नॉट सेट असाइड द अवार्ड, सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट रिकवर डैमेज, सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर डैमेज। क्या कर सकता है बताओ? कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड कर सकता है। पहले वन बाय वन चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, इट इज वॉइडेबल, सेट असाइड कर सकता है। जो डैमेज हुआ है क्या रिकवर कर सकता है? यस, डैमेज हमेशा रिकवर हो सकता है। क्लियर है? हम लोगों ने पढ़ा है अभी अभी। सो डी इज करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। ये क्वेश्चंस कहीं और से नहीं, आपके सेट पैटर्न से ही उठाए गए हैं। स्कैनर के बाहर के जरूर हैं, मगर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को देख के ही बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है? हमने स्कैनर के क्वेश्चन इसलिए क्लास में नहीं पिक किए हैं, स्कैनर तो आप लोग घर पे बैठ के लगाते रहते हो। देयर वाज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग स्कैनर, वो बहुत लोग करते हैं। तो हमने क्वेश्चंस वो पिक किए हैं जो स्कैनर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन? कौन सा वॉइड है फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन? फीस, अभी देखना अनलॉफुल की बात कर दिया है, यू हैव टू जस्ट find unlawful substance in the option. Fees of an advocate are settled in an agreement on a basis of a percentage of recovery of the compensation. ये अभी किनारे रख दो, ठीक है? इसके बारे में आपको पता नहीं होगा इसलिए इसको किनारे रख दो, हम बताते हैं। Parties agreed not to bid against each other in an auction sale. एक ऑक्शन हो रहा है जहां दो पार्टीज एग्री कर लेती हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ बिडिंग नहीं करेंगे। ऑक्शन सेल इज वैलिड थिंग, बिडिंग इज ऑल्सो वैलिड देन। जब बिडिंग वैलिड है तो उसमें जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो भी वैलिड होगा। ठीक है? सो बी शुड नॉट बी देयर, 42 का बी नहीं होना चाहिए। ठीक है? एग्रीमेंट बाय विच गवर्नमेंट सर्वेंट हैज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अनदर, इसको भी अभी साइड में रखते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू विच यू हैव नॉट स्टडीड। किसी ना किसी केस लॉ में ये पॉइंट जरूर होगा। मगर एन एग्रीमेंट टू ड्रॉप अ कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन अ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। बेसिकली किसी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है एंड बाय कंपाउंडिंग इट यू वांट टू ड्रॉप इट बाय गेटिंग अ कंपनसेशन। बाय अगर कोई क्रिमिनल है जो कहता है भाई मेरे ऑफेंस को कंपाउंड कर दो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा काम कर देंगे, हम कंपनसेशन प्रोवाइड कर देंगे। कोई छोटा मोटा क्राइम है तो कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, यस। अब पॉइंट ये आता है डी, सी और ए तीनों ही अनलॉफुल बाय नेचर दिख रहे हैं। क्यों गलत दिख रहे हैं? नॉर्मली एडवोकेट एक्ट में लिखा रहता है कभी भी एक एडवोकेट ये एग्रीमेंट नहीं कर सकता है कि भाई जब प्रॉपर्टी सेटल हो जाएगी तो उसका स्पेसिफिक परसेंटेज मेरा फीस होगा। एडवोकेट की कैपेसिटी में ये काम नहीं कर सकता है एज गिवन अंडर एडवोकेट एक्ट। ठीक है? बट क्या यहाँ पे एडवोकेट की कुछ बात की गई है? नहीं, यहां कहा गया है फीस ऑफ एन एडवोकेट आर सेटल्ड इन एन एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ रिकवरी कंपनसेशन। जब फीस देने की बात आई, जब फीस लगाने की बात आई थी, क्या उस समय किसी तरह का एग्रीमेंट था? नहीं पता। कंपनसेशन हो गया, कंपनसेशन होने के बाद हम एडवोकेट को फीस देने की बात कर रहे हैं फ्रॉम दी कंपनसेशन, फ्रॉम दी सेटलमेंट। दे सकते हैं आप, शुरू में एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, बाद में आपको पे करना दे दो, पूरी प्रॉपर्टी एडवोकेट के नाम करनी है कर दो, हम भी बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है? सो ए इज करेक्ट इन दिस सिचुएशन, बी इज ऑलरेडी करेक्ट। अब आते हैं डी और सी पे। ठीक है? अब प्राइमा फेसिया मतलब ऑन द फेस ऑफ इट कौन सा गलत दिख रहा है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लिया, केस ऑफ करप्शन, अनलॉफुल। दूसरा ये है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग
जिसको हम कहें टू सम एक्सटेंट इट कैन बी डन। तो एक पूरी तरीके से गलत है, दूसरा टू सम एक्सटेंट कुड बी डन, विच मीन्स सब पूरी तरीके से गलत कौन है इस पूरे ऑप्शन में? सी। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपने भाग्य को धन्य मानना, क्योंकि पेपर उस साल बहुत टफ आया होगा। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन विच कैन अपीयर इन एग्जाम, विच कैन बी गिवन इन द एग्जाम। हाँ, हो सकता है ऑप्शंस थोड़े से इजी दे दिए जाएं, हमने यहाँ ऑप्शंस बहुत टफ टफ उठा लिए थे, ठीक है, ऑप्शंस थोड़े से ईजियर हों, पर आपको जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कैसे फॉलो करते हैं अभी हमने करके आपको दिखाया है, ठीक है। चलते हैं 47 पे। अंडर सेक्शन 24, एनी पार्ट ऑफ द सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और द मोर ऑब्जेक्ट और एनी वन ऑफ एनी पार्ट ऑफ एनी वन, अच्छा ये रिपीट हो गया आई थिंक, खैर, ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज, अरे कहाँ गया, सॉरी, अगर यही अनलॉफुल है, एक भी पार्ट अनलॉफुल है कंसिडरेशन का, एक भी सिंगल पार्ट कंसिडरेशन का अनलॉफुल है, कंसिडरेशन अपने आप में क्या हो जाएगी? पन्ने खोल लो, देख लो एक बार, कंसिडरेशन वाले में दिया हुआ है ये टॉपिक वहां सामने, क्या हो जाएगा? द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ऐसा नहीं करेंगे कि एक पार्ट वॉइड है तो बाकी चीज वैलिड तो करेंगे, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों में से कोई BA LLB या LLB में इनरोल्ड हुआ है? नहीं ना, होना चाहता है? क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं, अभी आप लोग जब एग्जीक्यूटिव में आओगे और लॉ के और गहराई में उतरोगे तो मन करेगा कि LLB भी कर लें। आगे चलते हैं। Inadequacy, the inadequacy of consideration will be taken into account by a court of law। क्या होगा इसका आंसर? Inadequate consideration वैलिड होता है, void होता है, क्या होता है? अगर consideration inadequate है क्या होगा? क्या होगा? कंसिडरेशन, लेट्स से ये पेन 10,000 की है, हम 1,000 में आपको बेच रहे हैं, यहाँ कंसिडरेशन कैसा है? इनएडुकेट है, क्या होगा? वैलिड होगा कि वॉइड होगा? तो तेज बोलो। इट विल बी वैलिड। इनएडुकेट कंसिडरेशन कितना भी कम हो, कैसा भी इनएडुकेट हो, अ कंसिडरेशन इज गुड कंसिडरेशन इवन इफ इट्स अ इनएडुकेट कंसिडरेशन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्या आप तुम लोग तैयारी किए हो? कैसे दोगे एग्जाम? यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? हालांकि यहाँ ऑप्शन ही अलग अलग है, हम किसी और बात पे डिस्कस कर गए। खैर क्या दिया हुआ है? व्हेन अ प्रोमिसर एक्सप्रेस हिज डिजायर टू गेट अ मैक्सिमम रिटर्न ऑफ, आई थिंक ये ऑप्शन ही उल्टे सीधे आ गए यहाँ पे। 44 का ये ऑप्शंस कहीं और के आ गए हैं, क्वेश्चन कहीं और का है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस। क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन बिल्कुल कुछ और आ गया है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ ऑप्शंस होंगे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये एकदम ही कुछ और आ गया है। खैर इग्नोर दिस क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन को इग्नोर करो, ऑप्शन हमने बता दिए हैं। ये एकदम ही आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से आ गया है, खैर मेरे को चेक करना पड़ेगा। खैर द पर्सन हु टाइप्स दीज ऑल थिंग्स इज ऑल्सो हैंडलिंग नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी टाइपिंग करनी होती है, टाइपो इज ऑलवेज पॉसिबल। तो जैसे आपने बुक को आप छोटा भाई समझ के माफ कर रहे थे, इसको मेरा छोटा भाई समझ के माफ कर देना। आगे चलते हैं। अ फार्मर प्रोमिसेस टू पे बी 500 रुपीज इफ इट रेन इन द 3rd week of June। इट रेन इन द 3rd week of June, ठीक है। मतलब एक फार्मर को मतलब बेसिकली दो लोगों ने प्रॉमिस किया 500 रुपए का कि जून के तीसरे हफ्ते में पानी बरस गया। जून का महीना क्या होता है? गर्मी का, पानी नहीं बरसता बेसिकली। अगर बरस गया तो हम 500 रुपए देंगे। पानी सही में बरस गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड, इनवैलिड एग्रीमेंट, इनवैलिड एग्रीमेंट बिकॉज इट वॉज अ वेगर, इनवैलिड एग्रीमेंट बिकॉज इट वॉज एन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा? इट्स अ वेगर, इट्स अ वेगरिंग एग्रीमेंट। कैसे? हम ये कहते हैं कि अगर पानी बरसेगा, फसल होगी तो फसल बेचेंगे, वो क्या होता? कंटीजेंट। ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट
आई वुड हैव परफॉर्म माई एक्टिविटी। हम कह रहे हैं कि ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट हम पैसे तुम्हें दे देंगे। सट्टेबाजी में चली गई, बेट में चला गया, इट इज वेगर। ठीक है, क्लियर है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज हैपन। अरे ये तो पहले ही लाइन में आंसर दे दिया है। टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सच इवेंट। ओहो, सी सही है, ए नहीं सही है। क्यों ए सही नहीं है? ए इनकम्प्लीट है। टू डू समथिंग इफ सम इवेंट हैपन, कंटीजेंट में तो टू डू एंड टू नॉट डू दोनों आता है। ठीक है, तो सी सही है। कई बार एग्जाम में ऐसा आपके साथ होगा, समय कम रहेगा, आपको लगेगा पहला वाला सही है, टिक मार के आ गए, सर हम तो सही कर कर आए हैं, नंबर कम पता नहीं कैसे आ गया। नंबर कम ऐसे आएगा कि पहला वाला इनकम्प्लीट है। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। अ सिंगर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ एन थिएटर टू सिंग। ये केस डिट्टो आपके बुक में दिया हुआ है, कि नहीं दिया हुआ है? ठीक है, a singer enters into a contract with B, the manager of a theater, to sing at the theater 2 nights every week during the next month. B engaged to pay her 1000 rupees for each night's performance. If one of these 6 nights A willfully absent, A कैसे absent हो रहा है? Willfully herself from the theater, then which one of the following is correct? B is at a liability to put an end to a contract by a virtue of section 39. क्या सेक्शन 39 क्या होता है? उसको हटा दीजिए, बस इतना जानिए कि there is some liability on the performance of which contract can come to an end। कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, B is not at the liability to put at end to a contract by a virtue of section 39, इसको भी हटा देते हैं। B is at a liberty to put, सर लिबर्टी हम लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं, आप लोग सही भी नहीं कर रहे हो, या तुम लोग मीम बनवाओगे मेरा। ठीक है, बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ वर्च्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा? सी एलिमिनेट कर दो। बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन ए बिकम इनकैपेबल बाय अ वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11। भाई इनकैपेबल होने पर तो अपने आप खत्म हो जाएगा बाय द इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहां क्या ऑप्शन होगा सही? ए। क्लियर है? ये सेम केस आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हो। द बेसिस ऑफ डॉक्टरिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्या बेसिस है डॉक्टरिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन का? परफॉर्मेंस इज एग्जीक्यूटेड वे ऑफ अ फंडामेंटल एजम्पशन। नहीं, परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड है, सॉरी। अब परफॉर्मेंस असल में 48 क्वेश्चन आते आते अब मेरे से भी बहुत ज़्यादा मिसप्रोनाउंसिएशन होने लगी है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। अब परफॉर्म हम यहाँ कल से माइक लगवाएंगे और उस पर MCQ आप लोग से हटवाएंगे ताकि सबको आवाज़ भी पहुँच जाए और मेरा गला भी न असर पड़े। खैर, परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड where the fundamental assumption underlying the contract has become impossible। ये क्वेश्चन अगर जिसने सही कर दिया, आई प्रॉमिस आई विल अवॉर्ड हिम विद एन चॉकलेट। मन चाहिए जो मांग लो, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, रीजन देना पड़ेगा। गिव रीजन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन। A substantial object which the particle had in view is no longer attainable। हाँ, बी कौन बोला? उसको एलिमिनेट पहले करें हम। Literal performance may be still possible, but if it is not fulfill the original and common design of the party। और आखिरी है, parties have implicitly agreed that in case of a contract when the performance when performed would be different from the contract as agreed to be performed, then the contract need not to be performed। कायदे से देखा जाए तो चारों सही हैं। अब बताओ क्या सही है इसमें से? Those who are watching on the YouTube, please comment down your answer below। आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है एक लाइक मिल जाए इस YouTube चैनल से सही आंसर होने पे। अगर कोई यहाँ तक मेरा YouTube पे वीडियो देखा होगा और कमेंट कर रहा होगा, कमेंट सेक्शन में क्या लिखेगा? B A C। किसका B A C नहीं पता, वो लिखा रहेगा। सो सर आप ढूंढिए, हम तो आंसर दे दिए। A इज करेक्ट, A इज करेक्ट। हाँ, अब तो बोलोगे ही A होगा, चॉकलेट हमने खुद को गिफ्ट कर लिया। क्यों A करेक्ट होगा? देखो है तो करेक्ट सारा, मगर बेसिस क्या है? मेन बेसिस डॉक्टराइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का क्या है?
ये सब रीजन है, ये सब रीजन हो सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को अप्लीकेबल करने के, मगर बेसिस क्या है, परफॉर्मेंस एक्सक्यूज वेयर फंडामेंटल एजम्पशन अंडरलाइंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। जो आपका एजम्पशन था उस काम को करने का वो इम्पॉसिबल हो गया, भाई उसके जैसा काम नहीं हो सकता इसलिए भी आप नहीं करते हो, ठीक है, या फिर ओरिजिनल या कॉमन डिजाइन वाला काम नहीं हो सकता इसलिए नहीं करते हो। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट बेसिस क्या है कि जो ओरिजिनल वर्क था इट बिकम इम्पॉसिबल, द फंडामेंटल एजम्पशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल। नाउ आई कैन अश्योर यू वन थिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ यहां पे था चॉकलेट के लिए, आप लोग मिस कर गए। When the party to the contract agreed to substitute the existing contract with a new contract, it is called novation। आखिरी वाला बताओ, a change in the nature of obligation is known as, of the contract is known as alteration। So ये 50 क्वेश्चन आज की क्लास में लगाए हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 100 नंबर का पेपर आपने क्लास में लगा लिया विद इन द स्पेन ऑफ 40 मिनट्स, जिसमें से क्वेश्चन रीड हम कर रहे थे, आंसर मैक्सिमम आप लोग ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के आंसर आप लोग से मेरे को मिले हैं। ये 50 क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती है, अदरवाइज आप लोग को तो जो ग्रुप है वहाँ पे अपलोड हो ही जाएगा। इन क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, जो क्वेश्चंस हमने रूल आउट कर दिए हैं उन पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बाकी क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक, हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तक के क्वेश्चंस लगाए हैं। कल जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से, तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पार्ट जो शुरू के हमने किए थे वहाँ से भी, और जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उन पे क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या यही एग्जॉस्टिव लिस्ट है, क्या इसी से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से नहीं आ सकता है? आ सकता है। ये एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा एक चैप्टर के थ्रू, एक चैप्टर के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, बाकी जो हो सकता है। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जो कर सकते हो कर लो, बस डिसलाइक मत करना, ठीक है। वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, देयर इज नो कंट्रोल ओवर द इंटरनेट। हम कह देंगे डिसलाइक मत करना, 4 डिसलाइक आ जाएंगे, सर ने कहा है तो करना है, ठीक है। सो प्लीज़ डू डिसलाइक दिस वीडियो, ठीक है। शायद ना करें यार, लोगों के मन में प्यार आ जाए कि सर इतने अच्छे हैं। और कल की क्लास में हम लोग, या जो कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें हम लोग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।